हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सीए अरुण गुप्ता। 31 मार्च आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जीएसटी। अगर आप लोगों ने नहीं की है अभी तक या प्लानिंग नहीं की तो कर लें प्लीज। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें रिकंसिलिएशन पार्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो हम लोग परचेज करते हैं गुड्स का या सर्विसेज अवेल करते हैं, और जो बिल में सप्लायर ने चार्ज किया उसका हम लोग क्रेडिट लेते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं हम लोग, आईटीसी। तो उसका रिकन्सिलेशन अपने को करना है या देखना है कि जो हमारी बुक्स में जो टोटल हमने परचेज की है, एक्सपेंसेस हैं, इनवाइस सर्विस इनवाइस हैं, उसमें जो टोटल जीएसटी है, रिसीवेबल या क्रेडिट जो भी है, तो वो जीएसटीआर 2B जो कि वेंडर फाइल करता है और हम लोग देख लेते हैं, तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपकी बुक्स में आईटीसी 1 लाख का हो और 2B में तो 80,000 का ही हो, तो फिर आपको 80,000 का ही क्रेडिट मिलेगा, 20,000 तो क्या आपका, और अननेसेसरी लिटिगेशन या इशू में फंसे कोई मतलब नहीं ना। तो ये अपने को देखना है, चेक कर लेना है। ठीक है, अभी इसमें हो सकता है डिफरेंस मिले आपको तो क्या स्टेप लेना है अपने को। अगर कुछ इनवाइसेस हैं और वो जीएसटी और 2B में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपको रेलिवेंट सप्लायर को फ़ोन करना है, उनको बोलना है कि भाई ये इनवाइसेस है, ये आपकी जीएसटी और 2B में नहीं है, तो इनको आप उसमें रिफ्लेक्ट करो या उनमें पॉपुलेट करो, क्योंकि उसके बिना अपने को मिलेगा नहीं आईटीसी, जैसा कि हमने ऊपर बोला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको सप्लायर को फॉलो अप करना है, अभी टाइम रहते कर लो। दूसरी चीज़, जीटी आईटीसी का क्रेडिट कब और मिलता है, अगर हमारा किसी सप्लायर का इनवाइस है और अगर हमारा 180 डेज से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग है, तो आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा उस केस में। ठीक है, अभी अगर हमने आईटीसी क्रेडिट अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया और 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो जो आईटीसी यूटिलाइज किया वो रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट विच इज 18%। तो क्यों करने का ये 18%, बेटर है आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट रिव्यू कर लो कि सभी सारे सप्लायर का पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई मोर देन 180 डेज है आउटस्टैंडिंग, कोई रीजन है क्यों नहीं पे कर रहे, और उस इनवाइसेस का आईटीसी क्रेडिट हम लोग ने ले लिया बुक्स में, तो उसको रिवर्स कर लो अभी। और कोई वेंडर से कोई इशू नहीं है तो उसका पेमेंट कर दो बिफोर 180 डेज, ताकि अपने को आईटीसी क्रेडिट मिल जाए। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों का आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, जैसे ब्लॉक क्रेडिट है या कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लायर हैं, इनका क्रेडिट नहीं मिलता, और हम लोगों ने अगर बुक्स में ले रखा है, जीएसटीआर 3B में भी दिखा रखा है जो मंथली फाइल करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि एंड होने वाला है 31 मार्च को, तो उस टाइप के क्रेडिट को भी रिवर्स कर लो अभी, अगर यूटिलाइज नहीं किया तो, और यूटिलाइज किया तो भी रिवर्स करना ही है, फिर उस केस में 80% इंटरेस्ट देना है अपने को। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट और है, अगर हमारे जीएसटी का टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लो, मैच करा लो एक बार, क्योंकि ईयर एंड को ई कैश लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बाद में आप ईयर एंड के बाद देखने जाओगे, अरे ये तो डिफरेंस है रह गया, तो वो नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा आपको। बेटर है उसको जो टीडीएस और टीसीएस जो भी डिडक्शन है, उसको अभी चेक कर लो कि आपके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, नहीं तो फिर आपको फिर सप्लायर से अपना डिस्कशन करना होगा या वेंडर से। ठीक है, तो ये तो अपनी बात क्या हुई, इनवर्ड रिकन्सिलिएशन जो अपना आईटीसी होता है, या हम लोग जो परचेजेज कर रहे हैं गुड्स का या एक्सपेंसेस का, ये हो गया उसका। ठीक है, अभी इसे ऐसे ही हम लोग करेंगे आउटवर्ड रिकन्सिलिएशन, आईटीसी जो हम लोग सेल करते हैं ना, और जिस पे हमको जीएसटी देना होता है, और उसमें से हम लोग आईटीसी लेस करते हैं, तो आउटवर्ड सप्लाई का भी अब हम लोग रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, क्योंकि ये रंड आ रहा है अभी। देखिए उसका रिकन्सिलिएशन अपने को कहाँ से करना है।
अब आउटपुट सप्लाई कहाँ रिपोर्ट करते हैं हम लोग? मंथली जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3 भी में भी करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक चार्ट हो या अपने पास की वर्किंग हो जिसमें क्लासिफिकेशन हो सप्लाईज का, और उसमें करेक्ट अपना एचएसएन कोड, एसएससी कोड हो, जीएसटी रेट वाइज हो, कभी क्यों 18% है, 12% है, एक्सपोर्ट है अगेंस्ट एलयूटी या एसईजेड को सप्लाई, वो सारा बाइफरकेशन उधर होना चाहिए रिकंसिलेशन में, ताकि अपना मैच हो जाए कि जितनी अपन ने आउटपुट सप्लाई है सेम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी में रिपोर्ट की है कि नहीं की, और कुछ वेरिएंस है तो वो उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑनलाइन इनवाइसेस हैं, अगर अपन ने वो भी एक बार पोर्टल से चेक कर लेना है, ई इनवाइसेस हैं, ई वे बिल है, क्योंकि फिर अगर छूट गए तो फिर बाद में वेरिएंस आएगा और प्रॉब्लम होने वाली, फिर लिटिगेशन में जाएंगे, कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में देख लो, जो भी हमने टैक्स पे किया है वो अपना मैच कर रहा है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी से कि नहीं कर रहा है, कुछ शॉर्टफॉल है अगर उसमें तो उसको इमीडिएटली पे कर दो विद इंटरेस्ट, नहीं तो बाद में डिमांड आए फिर। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी कुछ होंगे, होते ही है बिजनेस में, तो उसका भी देख लो कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गया कहीं जीएसटी रिलेटेड, ठीक है। अब आउटपुट रिकंसिलिएशन में एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोगों ने एडवांस लिया तो उसमें भी जीएसटी लगता है। किस केस में लगता है? सर्विसेज में, गुड्स में तो लगता नहीं, तो कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर सर्विसेज के अगेंस्ट अपन ने कुछ एडवांस लिया है और उस पर जीएसटी लगाया है, फिर बाद में हमारे पास फाइनल बिल हुआ है, हमने सर्विसेज सप्लाई कर दी, तो वो देख लेना है एक बार, इसको वर्किंग से चेक करना है एडजस्टमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। पता लगा एडवांस में भी जीएसटी हो गया और पूरा बिल बनाया तो उसमें भी जीएसटी हो गया, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो अपने को एक चेक करना है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है थर्ड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पता है हम लोग को कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो परचेजर होता है जिसने सर्विसेज अवेल की है या रिसिपेंट होता है उसको जीएसटी पे करना होता है। तो वो चेक कर लो कि जीएसटी रिवर्स जो आरसीएम में हमको जीएसटी देना है वो सारे बिलों पे दे दिया, ऐसा तो नहीं कोई बिल छूट गया हो जिस पे जीएसटी नहीं पे किया हो, क्योंकि बाद में फिर वो इंटरेस्ट के साथ दे पे करना पड़ेगा। तो बेटर है ईयर एंड के पहले ही सारे इनवाइसेस उस टाइप के रिव्यू कर लो, इस पे अपने को आरसीएम लगता है या अपने को देना था, नहीं दिया। जनरली वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का होता है, सेटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जीटीए की सर्विसेज होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, रेंट अ केव है, एडवोकेट फीस है, तो इस टाइप के इनवाइसेस में अपने को आरसीएम जिसने सर्विसेज अवेल की है उसको देना होता है। तो वो देख लो सारा पे हुआ कि नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट आईटीसी क्रेडिट मिल ही जाता है या रिफंड ले लो अगर आपके पास नहीं है। वन सेकंड, वो कर दो, ठीक है। और आरसीएम में क्योंकि देखिए इनवाइस तो अपने को कौन सप्लायर रेज करता है, अपने सर्विसेज अवेल की, अब हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं तो सेल्फ इनवाइस भी अपने को बनाना है, तो वो इनवाइस अपन बना लेंगे उसका, ठीक है, आरसीएम का। और अपना एक लास्ट पॉइंट और आगे का पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ आपको, रिफंड का, रिफंड फाइल किया टाइमली कि नहीं किया, क्योंकि वो टाइमलाइन निकल जाएगा तो फिर रिफंड फाइल नहीं होगा। हाँ। अब कोई मटेरियल अगर जॉब वर्क पे भेजा है ड्यूरिंग द ईयर तो टाइमली वापस आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो उस पे हम लोगों ने आईटीसी क्रेडिट तो लिया है, आईटीसी 4 में उसको रिपोर्ट भी किया होगा, 100% किया ही होगा अगर जॉब वर्क का भी है, तो वो टाइम पे रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ वो देख लो, क्योंकि अगर टाइम पे रिटर्न नहीं हुआ तो जो आईटीसी अवेल किया तो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा। अभी उसका टाइमलाइन क्या है, जो इनपुट आइटम है या जिनको हम लोग को कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं वो विद इन 1 ईयर वापस आ जाना चाहिए, और जो कैपिटल नेचर का आइटम है वो विद इन 3 ईयर्स वापस आना चाहिए। कैपिटल नेचर में तो या तो आईटीसी ले लो या डेप्रिसिएशन, वो अलग पॉइंट है। इधर हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइमली आ गया कि नहीं आया, और टाइमली अगर नहीं आया तो जो आईटीसी अवेल किया था या यूटिलाइज किया था
वो रिवर्स करना है अपने को। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो 31 मार्च के पहले अपने को देखने का है। ठीक है। फिर क्या है, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, जो अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजे हैं वो भी टाइम पे आना चाहिए। उसका भी टाइमलाइन डिसाइड है। उसका कितना टाइमलाइन दिया है, 6 महीने का। या तो फिर टैक्स इनवाइस पे अगर अपन ने भेजा है तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने में वापस आने का है। नहीं आएगा तो फिर वही आईटीसी क्रेडिट रिवर्स करने का। और एक्शन पॉइंट क्या लेना है अपने को, ये तो खत्म हो रहा फाइनेंशियल ईयर, और इसके साथ फाइनेंशियल 24-25 स्टार्ट भी होने वाला है। ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद जो भी हम लोग इनवाइस रेज करेंगे सेल का, तो उसके लिए फिर नया हमारा एक इनवाइस नंबर आएगा, यूनिक सीरीज चालू होगी। पुरानी तो कंटिन्यू करेंगे नहीं, क्योंकि एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए को हमको नई सीरीज चाहिए होती है इनवाइसेस की। तो वो चीज़ ध्यान रखने का अपने को कि 1 अप्रैल के बाद जो भी 1 अप्रैल है उसके बाद जो भी बिल रेज करें तो नई यूनिक सीरीज के साथ उसको रेज करें। ठीक है। अब और कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है। अच्छा, जीएसटी में अभी पता होगा कंपोजिट स्कीम भी होती है, क्यूआरएमपी स्कीम होती है, जहाँ पे रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं और पेमेंट जीएसटी का मंथली करना होता है। तो ये दो स्कीम होती है। वो ये स्कीम ऑप्ट करना है या इनसे बाहर आना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 24-25 के लिए, तो वो प्लानिंग भी अभी से कर लो, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा अपने पास। ये छूट जाएगी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। तो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम जो है, किसके लिए है ये, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो ये कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि रिटर्न हमको मंथली नहीं करना, क्वार्टरली करना है, पेमेंट तो करना है मंथली, तो मंथली पेमेंट करेंगे, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो ये एक डिसीजन ले लो कि हमको इसमें रहना है नहीं रहना है। ठीक है। दूसरा क्या है, कंपोजिट स्कीम। अभी कंपोजिट 24-25 में कंपोजिट स्कीम के लिए जाना है तो आपको 31 मार्च के पहले फॉर्म फाइल करना है, CMP 02। अगर नहीं ऑप्ट करना है तो ठीक है, बट अगर ऑप्ट करना है तो अभी 10 ही दिन बचे हैं। CMP 02 फाइल करो, कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट कर लो आप। ठीक है। अब रेगुलर से अगर कंपोजिट स्कीम में जाना है तो ITC 03 फाइल करना है विद इन 2 मंथ या 60 डेज, 31 मार्च 2024 तक। तो एक वो भी कर लेना। तो मतलब घूम ब्रीफली अगर बोले तो अपने को डिसीजन लेना है कि क्यूआरएमपी स्कीम में रहना है या ऑप्ट आउट होना है, कंपोजिट स्कीम में रहना है या ऑप्ट आउट होना है। तो ये डिसीजन अपने को ईयर एंड के पहले लेना है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या SEZ को सप्लाई करते हैं, वो भी एक्सपोर्ट में ही आता है। तो उस केस में अगर हमको बिना ड्यूटी पे किए हुए एक्सपोर्ट करना है, विदाउट पेइंग द ड्यूटी, IGST अगर नहीं पे करना है, तो फिर हमको बॉन्ड या LUT सबमिट करना होता है इन फॉर्म GST RFD 11। ठीक है। और वो जो LUT होता है वो हर साल के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार फाइल कर दिया तो चलने दो जब तक चलता है, ऐसा नहीं। फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू फाइल द LUT, सबके लिए। ठीक। तो अभी 31 मार्च खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए नया LUT फाइल करना है तो वो भी देख लेना। आओ, स्टॉक देख लो, फिजिकल गुड्स अपने पास जो पड़ा है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, बुक से मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। क्योंकि होता क्या है कि कुछ डैमेज हो गया
डिस्पोज ऑफ कर दिया, कोई थेफ्ट हो गया या राइट ऑफ किया हम लोग ने, तो उसका आईटीसी क्रेडिट भी तो रिवर्स करना होगा। तो वो देख लेना, ऐसा नहीं है कोई आईटीसी क्रेडिट ले लिया और स्टॉक तो है ही नहीं, डैमेज हो गया या सेल ऑफ हो गया, जो भी है, तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ई इनवॉइसिंग का देख लो। अगर आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है फाइनेंशियल 23-24 में, तो ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो कर लेना। अभी किसी के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स है, तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आ रही है, नहीं आ रही है, और आ रही है तो प्रॉपरली सपोर्टेड विद एफआईआरसी और बीआरसी है कि नहीं है। एफआईआरसी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो बैंकर देता है अपने को, वो है कि नहीं है, क्योंकि रिफंड क्लेम करने जाओगे तो एफआईआरसी के बिना रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। और जो प्रोसीड आ रही है विद इन द टाइम लिमिट आ रही है फेमा के हिसाब से या नहीं आ रही है, वो अपने को देखना है। ठीक, तो ये मेरे एंड से तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जीएसटी के, जो अपने को कंसिडर करना चाहिए या प्लानिंग कर लेनी चाहिए 31 मार्च के पहले। अगर इसमें कुछ छूट गया या कुछ आपको लगता और इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमको भी पता लगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।